हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के बारे में। देखिए, रेलवे की तरफ से जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली जाती है। देखिए, आना तो हर साल चाहिए इन ओके, रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं, कैसा है क्या नहीं, वो अलग बात है। कब होगी जो इनकी नई पोस्टें कब आएंगी, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। जब भी आपको जब भी आएगा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पहले हम ये देख लें कि आरआरबी जेई की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसकी डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी, डिपार्टमेंट, प्रमोशन, प्रीवियस ईयर पेपर, कट ऑफ और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इंडियन रेलवे तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मैकेनिकल, खास करके स्पेशली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, बेटा इनकी पोस्ट जो है काफी ज्यादा आएंगी। जब भी आती हैं तो बहुत ज्यादा आती हैं। तो आपके लिए इंडियन रेलवे में एक बहुत ही सुनहरा मौका, गवर्नमेंट जॉब, पक्की जॉब जिसे कहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको मिलने वाली है इसमें। ओके, तो जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है हमारी, वो ग्रुप सी की पोस्ट है और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। और इसमें देखिए, हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं। इंडिया बहुत बड़ा है और उसके अंदर हमें 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारे पास, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस कराई जाती है अलग अलग बोर्ड के द्वारा, और यहाँ पे पोस्टें निकाल जाती हैं। तो एज की बात कर लें तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है, 18 साल। और ये बहुत ही मायने रखता है बेटा, जब नोटिफिकेशन आता है उस टाइम वहां पे डिटेल लिखी होती है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए। तो 18 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 33। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन रहती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें भी आपने फिल किया है, मैकेनिकल में तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, बीई या बीटेक आपने की हो, या मतलब ये हायर होता है। ये मोस्टली कई बार हमारे पास ऐसा रहता है कि बीटेक सीधा +2 के बाद वाली बीटेक है या आपकी डिप्लोमा के बाद ही। तो ये भी हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या नहीं। ओके, अभी तक हम ये देखते हैं कि बीई और बीटेक भी यहाँ पे +2 वाले भी, +2 के बाद बीटेक वाले भी अलाउड है। और फाइनल ईयर स्टूडेंट नॉट एलिजिबल, ये स्पेशल नोट कर लीजिए बेटा। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हो और आप अप्लाई कर सकते, नहीं। आपका डिप्लोमा, आपका बीटेक कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। ओके, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 होते हैं एग्जाम, CBT 1 और CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बाद, और मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आती है। अब सैलरी देखें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, तो हमारे पास यहाँ बेसिक सैलरी जो रहती है 35,400 के। ओके, और डीए अलाउंसेस वगैरह मिला के तो 10,974 ये, तो जो टोटल सैलरी बनती है 46,374 के आसपास रहेगी। वो अकॉर्डिंग टू रीजन चेंज होता रहता है, तो आसपास रहने वाली है, इतनी सैलरी है आपकी, ये आप लगा के चलेंगे। और सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड जो होगी आपकी 58,000 के करीब होने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी बेटा, इसीलिए आपको कहते हैं कि प्रिपरेशन जब भी करें बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ओके, और आगे चलते हैं तो प्रमोशन देखें, हमारे पास प्रमोशन होती है जूनियर इंजीनियर की, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके बाद आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद डिविजनल इंजीनियर और फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर, और इस तरह से प्रमोशन चलती है। तो ये आपकी प्रमोशन होगी अगर आप जेई में सिलेक्ट होते हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिलेबस हमारे पास अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास CBT 1 का एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस इसका आने वाला है। और इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो 30, 15, 25 और 30, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। ये CBT 1 की बात हो गई, पहले पेपर की। और इसमें हमारे पास अगर डिटेल देखोगे तो पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन,
डाटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये सारे आपके रहने वाले हैं। ओके, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है वीडियो में, मैं फिर भी पढ़ के दिखाता हूं। यहाँ पे मे बी आपको फोटो में क्लियर ना दिख रहा हो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला, पाइप एंड सिस्टम वाला, तो ये एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले सारे ही रहने वाले हैं। ओके, और हमारे पास नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी डिटेल जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों की जो डिटेल आती है वो सारी दी गई है। इनमें से एग्जाम आ सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रिफ्रैक्शन के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड एंड मोशन। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी है हमारे पास, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बेसिस। तो ये जो बायोलॉजी के बेसिक्स है, जेनेटिक्स और इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हो सकता है। ओके, तो हमारे पास CBT 2, अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 के लिए जाएंगे। तो इसमें हमारा रहने वाला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बहुत ही बेसिक रहने वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी। अब यहाँ पे आएंगे तो ये टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स का रहने वाला है। 15, 15, 10, 10 और ये 100 मार्क्स का रहने वाला, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका होगा CBT 2। बात समझ गए? और टाइम आपको मिलने वाला है 120 मिनट्स। तो 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहां पे CBT 2 की बात चल रही है। अब जनरल अवेयरनेस में बात करें तो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, इनकी डिटेल में आपको जाना है। और हमारे पास कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनेट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, RRB JEE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2019 के एनालिसिस आपको बताए जा रहे हैं। 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था, तो देख लीजिए अब नेक्स्ट कब होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो 2019 के एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखिए, ये देखिए 11 है इसके अंदर। तो मैं इसको स्पेशल मार्क कर लेता हूं बेटा। ओके, तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 11 मार्क्स है, और ये कौन सा है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 9 है, और ये मटेरियल साइंस 10 है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 11 है, और फ्लूइड मैकेनिक्स। अब अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे फ्लूइड मशीनरी में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ 0, तो ऑलमोस्ट नहीं है, ना के बराबर है। और थर्मल इंजीनियरिंग में देखिए मेरा बच्चा, यही अगर आप SSC JEE की बात करें तो SSC JEE में थर्मल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो आप नोट करते जाएं कि SSC JEE की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और RRB JEE की किस तरह से करनी है। और यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग नहीं है, तो थ्योरी मशीन में देखिए तो 0, 0, 4, 0, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 37, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में से देखिए 39, 37, 31। तो ये 2019 के ही है बेटा। 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख और 19 तारीख के एग्जाम है ये सारे, तो 2019 में हुए हैं। पावर प्लांट में देखें तो ये कम है एज कंपेयर टू अदर, तो हमारे पास ये मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, इसके बारे में डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी जूनियर इंजीनियर, और ये 12,918 आई थी मेरा बच्चा, इतनी पोस्ट आई थी। अब इतनी वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो भाई क्यों सिलेक्शन नहीं होगी? क्योंकि इतनी सारी पोस्ट जब आती हैं तो सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बेटा। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ये सीधी सीधी बात बता रहा हूं। आप में से कुछ बच्चों का है, सर मैं अगर MCQ का रट्टा मार लूं, अगर मैं 10,000 MCQ के रट्टे मार लूं, मैं ये कर लूं, मैं कुछ नहीं होने वाला बेटा। MCQ बाद में, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
पहले फ्लूइड को समझो, फ्लूइड है क्या, पहले बातों को समझो। अगर आप लेथ मशीन के डिटेल में नहीं गए हैं तो आप सीधा एमसीक्यू में नहीं जा सकते। लेथ मशीन को आपने देखना है अपनी आंखों से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू कर दिए। कॉन्सेप्ट जरूरी है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, जो भी नोट्स आप बनाएंगे वो शॉर्ट में आपके पास कंप्लीट पढ़े होने चाहिए, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले उनको जल्दी से पढ़ सके हम। ओके, और रिवीजन हमारे रिवाइज करें, आप डेली करें, डेली रिवीजन हो, और प्रैक्टिस एमसीक्यू उसके बाद। लेकिन ये सब की तैयारी की कैसे जाए, ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो YouTube पे कोई वीडियो आपको कहीं मिलेगी, कोई वीडियो कहीं पे मिलेगी, कोई भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और बीच में एड्स जो तंग करती है, इस वीडियो के अंदर भी आपको एड तंग कर रही होगी। तो ये जो तंग करती हैं एड्स, ये ना हो, ये सब कुछ ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ऐप में। ऐप मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर ऑल इन वन AE JEE कोर्स है। तो ये ऑल इन वन AE JEE कोर्स के अंदर आपको RRB JEE के लिए भी सिलेक्शन के लिए तैयारी करवाई जाएगी, SSC JEE के लिए भी, और ऑल इंडिया AE JEE एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। क्वेश्चन अगर आपका कोई भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं ट्राई जरूर करता हूं कि कमेंट जरूर पढूं, आपके रिप्लाई जरूर करूं। ओके, यहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा बेटा, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।